लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 एग्रीशन स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश रूल। इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर अभी तक क्या क्या सीखा वो अभी अब मैं यहाँ बताता हूँ, और आगे की जो स्टोरी है या आगे का जो चैप्टर है उसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे वहाँ पर जो दीवानी राइट्स थे वो किसके पास में, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गए, ब्रिटिशर्स के पास में आ गए थे। और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, एक्सप्लोटेशन कर रहे थे किनका, आर्टिशियंस का, प्रीजेंट्स का। क्लियर है, वहाँ मैंने आपको बताया था कि आर्टिशियंस का एक्सप्लोटेशन हो रहा था, प्लीजेंस का एक्सप्लोटेशन हो रहा था, और पूरे बंगाल का एक्सप्लोटेशन हो रहा था। क्यों हो रहा था कि बंगाल के अंदर फेमाइन आ गया था और उससे उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिससे क्या हुआ था 10 मिलियन लोग क्या हुए थे, मरना स्टार्ट हो गए थे। क्लियर है, तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। तो देखिए एक बात समझिए ध्यान से, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ पर ध्यान दिया, बोला कि अगर यही कंडीशन चलती रही तो क्या होगा। तो अगर इस तरीके से लोग मरते रहे, किसान मरते रहे, किसान खेती छोड़ते रहे, आर्टिशन ने वेविंग करना छोड़ दिया, तो क्या होगा कि तो उनको रिवेन्यू कहाँ से मिलेगा। भाई ये बात है, ये जब किसान ही नहीं रहे, किसान करना, खेती करना ही छोड़ दिया, तो क्या उनको रेवेन्यू मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो जो ब्रिटिशर्स थे वो किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, अपने रिवेन्यू के बारे में ही सोच रहे थे। क्लियर है, यानी कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, अपने रिवेन्यू के लिए। क्लियर है, तो उनको ये महसूस हुआ कि उनको ज़रूरत महसूस हुई, बोले अब हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की। बोला हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेंगे तो किसान अच्छे से खेती करेगा, जब किसान अच्छे से खेती करेगा तो हमें क्या देगा, ऑटोमेटिकली रिवेन्यू पे करेगा। क्लियर है, तो उसके लिए वो एक सिस्टम लेकर आए, और वो सिस्टम लेके आए परमानेंट सेटलमेंट। क्लियर है, तो हम इस वीडियो के अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो आपको पढ़ेंगे हम लोग द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और परमानेंट सेटलमेंट क्या है। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का मतलब है कि एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव किया उन्होंने, तो इम्प्रूव क्यों किया उन्होंने, कि जिससे कि उनको क्या मिल सके, ऑटोमेटिकली अपना रिवेन्यू मिल सके। उनको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने से उनका कोई मतलब नहीं था, उनका मेन मोटिव क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करना। क्लियर है, और तो उसके लिए वो एक सेटलमेंट लेके आए, एक मेथड लेके आए, उसको बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट। क्लियर है, वो हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिएगा, इकोनॉमी, कंपनी, रिवेन्यू। देखिएगा इकोनॉमी का मतलब हो गया कि वहाँ की जो इकोनॉमी थी उस कंट्री, बंगाल की जो इकोनॉमी थी, मैंने आपको जब लास्ट वीडियो बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमी थी बंगाल की वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गई रही थी, पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी, पूरी तरीके से बेकार होती जा रही थी। रीज़न क्या रहा था उसके पीछे, कि वो एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे थे। क्लियर है, तो उन्होंने महसूस हुआ, तो देखिए कंपनी की जो इकोनॉमी थी बंगाल की वो क्या होती जा रही थी, पूरी तरह वेनिस्ड होती जा रही थी। तो और तो किससे किस पे असर पड़ रहा था, कंपनी के रिवेन्यू पे असर पड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट द इन्वेस्टमेंट इन द लैंड्स हैड टू बी इनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैव टू बी इम्प्रूव। तो बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे, बहुत सारे जो ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि उनको फील हुआ कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, हमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। किसके ऊपर, किसके लिए, लैंड्स पर। किस पर, लैंड्स पर, जिससे क्या इंकरेज हो, एग्रीकल्चर इंकरेज हो और एग्रीकल्चर इंप्रूव हो। क्लियर है, तो मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल बिगेन टू फील दैट द इन्वेस्टमेंट इन लैंड्स हैड टू बी इंकरेज्ड, यानी कि हमें ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट किस पर करने का, लैंड्स पर करने का, जिससे एग्रीकल्चर क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। देखिए एग्रीकल्चर वो इंप्रूव नहीं करना चाहते, लैंड्स को इंप्रूव नहीं करना चाहते, उनका मेन मोटिव क्या है, रिवेन्यू। क्योंकि उनका मानना क्या था कि अगर एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा तो किसान क्या करेगा, अच्छे से खेती करेगा तो उनको क्या पे करेगा, रिवेन्यू पे करेगा। क्लियर है, तो बहुत सारे ऑफिशियल्स ने ये माना कि इस समय हमें ज़रूरत है क्या करने की, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने की, इस पर, एग्रीकल्चर पर, जिससे कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। क्लियर है, अब इसको करने के लिए ये एक मेथड लेके आए, और वो मेथड क्या था, परमानेंट सेटलमेंट। क्या था, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। करीब 20 साल तक इन्होंने इस चीज़ के लिए सोचा। आपने देखा था कि 1970 में फैमान आया था वहाँ पर बंगाल के अंदर, और फिर 1993 में, यानी कि 20 साल तक 2 डिकेड तक इन्होंने ये सोचा कि हमें क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो इन्होंने जो तरीका निकाला वो क्या निकाला, परमानेंट सेटलमेंट। क्या तरीका निकाला, परमानेंट सेटलमेंट। क्लियर है, और वह इंट्रोड्यूस्ड इन 1793, और ये किसने इंट्रोड्यूस किया, चार्ल्स कॉर्नवालिस। क्लियर है, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब परमानेंट सेटलमेंट क्या था, व्हाट, वाई, क्यों लेके आए इसको, और इसमें क्या था, परमानेंट सेटलमेंट क्या था, इसमें क्या क्या, इसको क्यों लेके आए थे।
क्लियर है, और किस तरीके से ये काम करता था ये हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? परमानेंट सेटलमेंट एक एग्रीमेंट था बिटवीन द कंपनी एंड द जमींदार्स। एक एग्रीमेंट था किनके बीच में? जमींदार्स के बीच में और कंपनी के बीच में। जमींदार्स कौन थे? जमींदार थे जो अलग अलग जगह थी, उन अलग अलग जगहों पे जो राजास थे और जो तालुकदार थे, यानी कि जो बड़े जो लैंडलॉर्ड थे, उन्हीं को जमींदार कहा गया। क्लियर है? अगर आप मेरी पहली वीडियो आपने देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ये महसूस कर लिया था, इनको ये पता था, ब्रिटिशर्स को ये पता था कि वी आर द एलियंस, हम क्या है? एलियंस है, हम डायरेक्टली किसी किसानों से रेंट नहीं ले सकते, रेवेन्यू नहीं ले सकते, तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? जमींदार की और तालुकदार की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैंने बताया था आपको। क्लियर है? तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया किनके के बीच में? कंपनी के बीच में और किसके बीच में? जमींदार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के अनुसार क्या कहा गया वो देखिएगा। According to this agreement, zamindars were asked to collect the rent from the peasants and pay revenue to the company। यानी कि इस अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अनुसार क्या कहा गया? कंपनी और जो जमींदार के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट में क्या कहा गया कि जमींदार क्या करेगा? रेंट लेगा। किससे? किसानों से, पीजेंट से, और उस रेंट को कलेक्ट करके रेवेन्यू पे करेगा। किसको? राजस्व पे करेगा। किसको? ब्रिटिशर्स को। यानी कि एक तरीके से दीवानी राइट्स किसके पास थे? ब्रिटिशर्स के पास थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अपना काम किसको दे दिया? जमींदार्स को दे दिया कि आप लोग क्या करें? आप लोग पीजेंट से रेंट कलेक्ट करें और फिर उस रेंट को किसको पे करें? हमें पे करें। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस जमींदार्स वर आस्क्ड, यानी किसको कहा गया? जमींदार्स को कहा गया। क्या कहा गया? टू कलेक्ट द रेंट, कि वो क्या करें? कलेक्ट करें रेंट को फ्रॉम द पीजेंट से। किनसे? पीजेंट से। एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और हम कंपनी को रेवेन्यू पे करें। अब इससे क्या हुआ? अब इससे फ़ायदा क्या होगा ब्रिटिशर्स को? ब्रिटिशर्स को फ़ायदा क्या होगा? ब्रिटिशर्स को फ़ायदा ये होगा कि रेंट कलेक्ट करना किसका काम है? जमींदार का काम है। उन्हें नहीं मतलब है जमींदार ने किस किसान से पैसा लिया, किस किसान से पैसा नहीं लिया, उन्हें किस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनको अपने रेवेन्यू से मतलब है, और रेवेन्यू उनको कौन पे करेगा? जमींदार। क्लियर है? ठीक है? द अमाउंट ऑफ, देखो मेन चीज़ है परमानेंट सेटलमेंट, वो आप ध्यान रखिएगा कि द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज फिक्सड परमानेंटली। यानी कि जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू था वो क्या था? फिक्स कर दिया था परमानेंटली। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर देखिएगा कि जैसे कि 10 किसान हैं। क्लियर है? अब 10 किसान पे से उनको क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। किनको? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने फिक्स कर दिया कि हमें हर किसान पे से 100 रुपये चाहिए। तो वो 100 रुपये कौन पे करेगा? वो 100 रुपये पे करेगा जमींदार। अब जमींदार क्या करेगा? जमींदार उन 10 किसानों से क्या करेगा? पैसे लेगा। क्लियर है? अब वो जमींदार उनसे 110 रुपये भी ले सकता है, 120 रुपये भी ले सकता है, लेकिन जमींदार को क्या करना है? सिर्फ 100 रुपये देने। किसको? ब्रिटिशर्स को। क्लियर? अब इससे फ़ायदा क्या होगा ब्रिटिशर्स को वो आप देखेंगे यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड। यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो अमाउंट था रेवेन्यू का वो क्या था? फिक्स था परमानेंटली। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं। दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। इससे फ़ायदा कंपनी को फ़ायदा क्या होगा? कंपनी को फ़ायदा ये होगा कि उनके पास एक रेगुलर फ्लो आएगा। उनके पास एक रेगुलर फ्लो का मतलब हो गया कि उनके पास रेगुलर पैसा आएगा, रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। यानी कि उन्हें पता है, उन्हें हर साल पता रहता था, कंपनी को ये पता रहेगा कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ से? रेवेन्यू से आएगा ही आएगा। क्लियर है? यानी कि दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनी ऑफिस। यानी कंपनी ऑफिस में इतना पैसा रेवेन्यू से आएगा ही आएगा, है ना? एंड एट द सेम टाइम, और इसके साथ साथ क्या कहा गया जमींदार से कि आप लोग हमें एक तो क्या करेंगे? रेवेन्यू, आप वहाँ से रेंट कलेक्ट करेंगे और रेंट कलेक्ट करने के बाद में रेवेन्यू पे करेंगे हमें। क्लियर? जो कि फिक्स्ड है। क्लियर है? इसके अलावा जो पैसा आप वहाँ से लेंगे उस पैसे का आप लोग क्या करेंगे? उस पैसे का आप लोग यूज़ करेंगे लैंड को और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में, जिससे किसानों को कभी क्या हो? फ़ायदा हो। क्लियर है? एट द सेम टाइम इंकरेज द जमींदार्स टू द इन्वेस्ट द इम्प्रूविंग द लैंड्स। यानी कि जमींदार क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे पैसा किस चीज़ में? कि लैंड्स को इम्प्रूव कराने में। देखिएगा, दोबारा समझते हैं कि देखिएगा कंपनी के बीच में क्या है? परमानेंट सेटलमेंट क्या है? कंपनी के बीच में और जमींदार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। और उस एग्रीमेंट में क्या कहा गया? कंपनी ने क्या कहा जमींदार से कि आप लोगों को आप लोग क्या करेंगे? प्लीजेंट से रेंट कलेक्ट करेंगे और हमें कुछ रेवेन्यू पे करेंगे। जो हमें रेवेन्यू पे करेंगे वो फिक्स रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि हमें पर किसान से 100 रुपये चाहिए। क्लियर है? अब आप चाहे कितना भी लें, आप चाहे उनसे 110 रुपये लें, चाहे 120 रुपये लें या 130 रुपये लें, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमें किस चीज़ से मतलब है? हमें हमारे 100 रुपये से मतलब है, हमें हमारा रेवेन्यू चाहिए। तो इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? कंपनी को ये फ़ायदा होगा कि कंपनी को हर साल पता होगा कि हमारे पास इतना पैसा आएगा ही आएगा। क्लियर है?
और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि बाकी का जो पैसा, बाकी के जमींदार को और क्या काम दिया गया कि आप एक तो रेंट कलेक्ट करेंगे किन से, पीजेंट से, साथ ही साथ जो बाकी का पैसा आप लेंगे उस पैसे को आप लोग इन्वेस्ट करेंगे लैंड्स को इम्प्रूव, किसानों की लैंड्स को इम्प्रूव कराने में। क्लियर है? तो अब देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो फायदे हो रहे हैं, लैंड्स भी इंप्रूव हो रही है और दूसरा उनको फिक्स रेवेन्यू भी मिल रहा है इससे, परमानेंट सेटलमेंट से। क्लियर है? दिस वुड इंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनी ऑफिसेज एंड द सेम टाइम इनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट द इम्प्रूविंग द लैंड्स। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं कि अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, अमाउंट जो था रेवेन्यू का वो क्या था, फिक्स था। द रेवेन्यू वुड नॉट बी इंक्रीज्ड एट द जमींदार वुड बी बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड्स। अब देखिए, क्योंकि जो रेवेन्यू था वो क्या था, फिक्स था, तो इसका एक फायदा जमींदार को भी हो रहा था। जमींदार को क्या फायदा हो रहा था कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ता था, जैसे प्रोडक्शन बढ़ता था तो जमींदार के पास ज़्यादा पैसा आता होगा। भाई अगर मान के चलिए किसी जगह पे खेती हो रही थी और वहाँ से पहले जो जमींदार था वो 110 रुपये रेंट ले रहा था। क्लियर है? और 100 रुपये किसको पे कर रहा था, रेवेन्यू के रूप में ब्रिटिशर्स को पे कर रहा था। तो 10 रुपये का फायदा हो रहा था किसको, जमींदार को। अब क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ा, एग्रीकल्चर बढ़ा, तो क्या हुआ कि वहाँ से उसको रेंट मिला 150 रुपये का जमींदार को। लेकिन जमींदार को पे कितना करना है ब्रिटिशर्स को, वही 100 रुपये। तो अब जमींदार को कितने का फायदा होगा, 50 का। तो यहाँ से फायदा हो रहा था किसको, जमींदार को। रेवेन्यू वुड नॉट बी इंक्रीज, रेवेन्यू को इंक्रीज नहीं किया जा रहा था एंड द जमींदार वुड बेनिफिट, इसकी वजह से जमींदार को बेनिफिट हो रहा था फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड्स। जब प्रोडक्शन बढ़ता था तो उनको फायदा होता था। तो आपने देखा कि ये परमानेंट सेटलमेंट था वो किस तरीके से काम कर रहा था। तो अब आपको क्या लग रहा होगा कि परमानेंट सेटलमेंट दोस्तों बहुत बढ़िया था। कैसे बढ़िया था कि इससे क्या है, ब्रिटिशर्स को भी फिक्स रेवेन्यू मिल पा रहा है, साथ में लैंड्स भी इंप्रूव हो पा रही हैं और जमींदार्स को भी बेनिफिट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स थी किसमें, परमानेंट सेटलमेंट। अब हम जो आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इस परमानेंट सेटलमेंट में। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम्स इन अ परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि जो प्रॉब्लम्स थी किसके अंदर, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। परमानेंट सेटलमेंट जो लाया गया था क्या करने के लिए, कंपनी के द्वारा, जिससे कि फिक्स रेवेन्यू कंपनी के पास आ सके, और दूसरा क्या था कि लैंड भी इम्प्रूव हो सके। क्लियर है? जो हमने देखा था अभी तक। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स इन अ परमानेंट सेटलमेंट। प्रॉब्लम्स इन अ परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन अ परमानेंट सेटलमेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी परमानेंट सेटलमेंट में। पहली जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, फिक्स्ड रेवेन्यू वाज सो हाई दैट द जमींदार फाउंड डिफिकल्ट टू पे। कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू को परमानेंट किया गया था वो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई पर फिक्स किया गया, जिसकी वजह से जमींदार्स को प्रॉब्लम होती थी उस रेवेन्यू को पे करने में, जिसकी वजह से बहुत सारे जमींदार्स के न्यूमरियस जमींदार्स वर सोल्ड ऑफ द ऑकेशन, यानी कि बहुत सारे जमींदार्स ने अपने उस अधिकार को छोड़ दिया, क्योंकि वो क्या नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रेवेन्यू जो था वो उन्होंने बहुत ज़्यादा रखा था ब्रिटिशर्स ने, वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे जमींदार, किनको, ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स ने, तो जमींदार्स ने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी जमींदारी को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सिचुएशन जब चेंज हुई, सिचुएशन चेंज विद द ग्रोथ ऑफ मार्केट, जैसे कि मार्केट ग्रोथ हुई सिचुएशन चेंज हुई, यानी कि जब प्रोडक्शन बढ़ा तो मार्केट चेंज हुई, सिचुएशन चेंज हुई। अब क्या हुआ कि अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था एग्रीकल्चर में, जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था तो उसका ऑटोमेटिकली फ़ायदा किनको मिल रहा था, उन जमींदार्स को मिल रहा था जो अभी भी ज़मींदारी कर रहे थे, यानी कि उनको क्या था, एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता था किनको, ब्रिटिशर्स को, और बाकी के अमाउंट किसके पास जाता था, जमींदार के पास में। इससे फायदा किसको हो रहा था, जमींदार्स को हो रहा था। तो एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर, जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ एग्रीकल्चर का, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार, जमींदार की इनकम बढ़ने लग गई। क्लियर है? बट नो गेन फॉर द कंपनी, अब कंपनी को लॉस होने लग गया। कंपनी वाले भी सोचने लगे कि यार ये होने से तो किसका फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ जमींदार का फ़ायदा हो रहा है, हमारा तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। क्लियर है? अब ये दो प्रॉब्लम समझ में आई, पहले किसको प्रॉब्लम हो रही थी, जमींदार्स को, अब किसको प्रॉब्लम हो रही है, कंपनी को। आगे लोग देखते हैं, द जमींदार डिड नॉट हैव, तीसरा जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, द जमींदार डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड्स, यानी कि जमींदार को कोई क्या नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था क्या करने में, ज़मीन की को इम्प्रूव करने में। वो सिर्फ अपने जमींदार क्या कर रहा था, सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने में लगा हुआ था, यानी कि पीजेंट से क्या आता था, रेंट आता था, ज़्यादा से ज़्यादा वो रेंट लेता था जमींदार, और उस रेंट का में से जो रेवेन्यू होता था वो रेवेन्यू पे कर देता, बाकी के पैसे को कौन, जमींदार खा जाता था। क्लियर है? तो इससे किसको लॉस हो रहा था, इससे लॉस हो रहा था पीजेंट्स को। क्यों? पीजेंट्स की जो लैंड थी वो इम्प्रूव ही नहीं हो पा रही थी,
क्लियर है, क्योंकि जमींदार का कोई इंटरेस्ट नहीं था क्या करने में, ज़मीन को इम्प्रूव करने में। क्लियर है। देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम क्या थी, द कल्टिवेटर फ्रॉम द सिस्टम वर एक्सट्रीमली ऑफेंसिव। जो कल्टिवेटर्स थे, जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, उनको क्या महसूस होने लगे कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेकार है। क्यों? क्योंकि इसमें कल्टिवेटर को क्या करना पड़ रहा है, किसान को क्या करना पड़ रहा है, हाई रेंट देना पड़ रहा है, हाई रेंट पे करना पड़ता था उनको, काफ़ी अधिक मात्रा में पैसा देना पड़ता था रेंट के रूप में। इसके साथ साथ प्रॉब्लम ड्यू टू द मनी लेंडर्स। अब प्रॉब्लम जो मनी लेंडर्स के द्वारा क्रिएट की जाती है, अब ये मनी लेंडर्स का पार्ट समझना बेटा, कि किसान जो खेती करता था वो क्या करता था, वो कुछ पैसा उधार लेता था किससे, मनी लेंडर से, क्या करने के लिए, खेती करने के लिए। लेकिन होता क्या था कि जब वो खेती कर लेता था तो उसको खेती में से काफ़ी अधिक मात्रा में पैसा उसको किस में देना पड़ जाता था, रेंट में देना के लिए देना पड़ जाता था। तो उसके पास बहुत कम पैसा बचता था, वो उस पैसे से क्या नहीं कर पाता था, मनी लेंडर से जो पैसा उसे उधार लिया वो उसको नहीं चुका पाता था। तो प्रॉब्लम्स कौन भी क्रिएट करता था, मनी लेंडर्स भी करते थे। क्लियर है। तीसरा है राइट्स ऑन द लैंड्स वाज इनसिक्योर, यानी कि जब कोई किसान, जब कोई पीजेंट्स रेंट नहीं पे कर पाता था, जब कोई किसान या पीजेंट्स क्या नहीं कर पाता, रेंट नहीं पे करता था, तो क्या होता था इस सिस्टम के अंदर, उससे उसकी ज़मीन छिना ली जाती थी। समझ में आ रहा है बेटा। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या होता था, अगर कोई किसान, अगर कोई पीजेंट्स रेंट पे नहीं कर पाता था तो उससे उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। कौन सी ज़मीन छीन ली जाती थी, वो ज़मीन जिस पर उसके पूर्वज क्या करते हुए हैं, खेती करते हुए हैं, जो उसकी ही थी पहले, उससे उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। तो उनके ज़मीन पे अधिकार भी उनको कैसा रहता था, इनसिक्योर रहता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। जो किसानों का मानना ये था कि ये जो सिस्टम है ये क्या है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, ये बिल्कुल बेकार है सिस्टम, कोई नया सिस्टम होना चाहिए रेवेन्यू का। क्लियर है। आगे क्या होता है, आगे ब्रिटिशर्स कुछ नए सिस्टम लेके आते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।